नमस्कार। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे स्वास्थ्य को लेकर आपने इतनी चिंता की, इसके लिए आभार। इतनी सारी शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूं। रिकवरी का प्रोसेस पूरा हो गया है। डॉक्टर्स ने जितना कहा मैंने उससे ज़्यादा प्रिकॉशन लिया। अब लाइफ पहले की तरह नॉर्मल है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है हुआ क्या था, किस चीज़ की सर्जरी हुई, किस बात की रिकवरी हुई। असल में मेरी आंखों में कैटरेक्ट और ग्लोकोमा की प्रॉब्लम थी। मैंने कई महीने पहले हैदराबाद के एवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में डॉक्टर जीसी चंद्रशेखर को दिखाया था। डॉक्टर चंद्रशेखर देश के सबसे अनुभवी आई स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने सलाह दी सर्जरी करा लेनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि कोई जल्दी नहीं है। इस चक्कर में मैंने कई महीने निकाल दिए। पिछले हफ्ते मैं फिर से हैदराबाद गया। सोमवार को चेकअप हुआ और मंगलवार को डॉक्टर शिरीषा सेंथिल ने ऑपरेट किया। डॉक्टर शिरीषा आई सर्जरी में वर्ल्ड में नंबर 1 है और ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के बाद मुझे एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में उनका इतना बड़ा नाम क्यों है। सर्जरी छोटी थी पर ऑपरेशन थिएटर बड़ा था। और सच बात है कि मैं जीवन में पहली बार किसी ऑपरेशन थिएटर में लाइट्स के नीचे लेटा। बड़ी बड़ी लाइट्स, चारों तरफ ग्रीन कपड़े पहने, मास्क लगाए डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ। ऊपर लगी लाइट्स और बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज डराने वाली थी, लेकिन मुझे डॉक्टर पर पूरा भरोसा था। जरा भी चिंता नहीं थी। मैंने पानी मांगा तो उन्होंने 2-4 बूंदें मेरे मुंह में डाल दी, तो मैंने मजाक में कहा ये क्या गंगा जल पिलाया है। ज्यादातर डॉक्टर्स और असिस्टेंट तेलुगु बोलने वाले थे, उन्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने मुझे एक सफेद चादर ओढ़ाई, अनाउंस किया डॉक्टर शिरीषा आने वाली हैं। फिर अचानक इस चादर से मुझे ऊपर तक ढक दिया, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने मजाक किया, मैंने पूछा कि मैं ऑफ हो गया क्या। उनमें से एक डॉक्टर हिंदी समझता था। उन्होंने कहा ऐसे क्यों कहते हैं सर, 8-10 मिनट में हम आपको ठीक करके भेज देंगे। फिर उस चादर में होल करके मेरी आंख ओपन की गई। सर्जरी के दौरान डॉक्टर शिरीषा मुझसे लगातार बात करती रहीं, बताती रहीं अब आई वॉश कर रहे हैं, अब लेंस लगा रहे हैं, दर्द नहीं होगा। और वाकई में जरा सा भी दर्द नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुई। बस इस बात की फिक्र थी कि ओटी के बाहर मेरी वाइफ ऋतु जरूर परेशान होगी। मैं चाहता था जल्दी से जल्दी बाहर जाकर उन्हें बता दूं कि सब ठीक ठाक है। फिर डॉक्टर ने अनाउंस किया सर्जरी सक्सेसफुल। ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने मुझे एक चश्मा पहना दिया, जैसा वो एमजीआर पहनते थे। इस चश्मे से आईज चारों तरफ से कवर हो गई। बाहर आए तो डॉक्टर शिरीषा ने मेरी वाइफ से कहा कि मिस्टर शर्मा वॉज वेरी कोऑपरेटिव, ही वॉज जोकिंग ऑल द टाइम। तो मेरा आपसे कहना है कि अगर कैटरेक्ट हो, ग्लोकोमा हो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर्जरी को टालिए मत, जितना जल्दी हो ऑपरेट करा लीजिए। और यह बहुत आसान सा प्रोसीजर है। मेरी सर्जरी सफल हुई है। डॉक्टर्स ने कई सावधानियां बरतने को कहा था, जैसे उन्होंने कहा था कि स्टूडियो की जो लाइट्स हैं उनसे दूर रहना है। इसलिए पूरे हफ्ते आज की बात से दूर रहना पड़ा। आपसे दूर रहना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी ना करता। आपकी शुभकामनाओं का असर है कि हम आज फिर से साथ साथ हैं। आज का दिन वैसे भी बहुत शुभ है, मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो शुरू करते हैं खबरों को समझने का सिलसिला आज की बात में। आज के शुभ अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई है। आज पौष पूर्णिमा है। संगम में स्नान का विशेष धार्मिक महत्व होता है, इसलिए प्रयागराज में कल से ही लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके थे। सुबह 4 बजे स्नान शुरू हुआ और सुबह 7 बजे तक 60 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके थे। प्रशासन का दावा है कि महाकुंभ के पहले दिन आज करीब 1 करोड़ लोगों ने गंगा स्नान किया। पश्चिम बंगाल, असम से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लाखों भक्त प्रयागराज पहुंच चुके हैं। रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, ब्राजील, इटली, स्पेन, जापान, न जाने कहां से लोग महाकुंभ में आए हैं। करीब 4000 हेक्टेयर में फैली महाकुंभ नगरी में जबरदस्त चहल पहल है।
गंगा जमुना के किनारे लाइट से जगमगा रहे हैं। लाखों की भीड़ है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था, कोई अफरा तफरी नहीं दिखी। माहौल भक्तिमय है। चारों तरफ टेंटों में साधु संत धुनी रमाए बैठे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, भजन बज रहे हैं, भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। तो सब लोग अभी हर साल आते हैं। अभी ये भी कुंभ मतलब पूरा कुंभ है, महाकुंभ है। तो महाकुंभ का वो आनंद लेने के लिए और इधर आने से उनका आत्मिक शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और वो उनको साल तक आनंद सुखी रहते हैं। और पूरा जो भी सिद्ध महापुरुष आते हैं तो उनका स्नान भी होता है, उसमें उनका भी स्नान हो जाता है, तो उनको बहुत आनंद मिलता है। और वो उनका दर्शन भी होता है, महान सिद्ध पुरुष आते हैं, उनका भी दर्शन से वो धन्य हो जाते हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत तो आज हो गई, लेकिन साधु संतों का पहला स्नान कल होगा। कल मकर संक्रांति के दिन पहला अमृत स्नान होना है। महाकुंभ में वैसे तो कुल 6 बड़े स्नान होंगे, लेकिन इसमें अखाड़ों के मुख्य अमृत स्नान 3 होते हैं। पहला अमृत स्नान कल मकर संक्रांति को, दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन होगा, और तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी को होगा। इससे पहले शाही स्नान कहा जाता था, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने शाही स्नान की जगह अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। कल सबसे पहले महानिवाड़ी अखाड़ा और अटल अखाड़े के साधु संगम में डुबकी लगाएंगे। सुबह 7 बजे से पहला अमृत स्नान शुरू होगा। सभी अखाड़ों के लिए आधे घंटे से 1 घंटे का वक्त तय होगा। दोपहर 3 बजे तक संगम में साधु संतों का स्नान चलेगा। अंत में निर्मल अखाड़े के संत डुबकी लगाएंगे और इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अखाड़ों की शोभा यात्रा के आने जाने के रूट तय हो चुके हैं। प्रशासन कई बार इसकी रिहर्सल कर चुका है, क्योंकि आज पौष पूर्णिमा है। भक्तों की भारी भीड़ आज ही गंगा में डुबकी लगाने पहुंची है, इसलिए अब प्रशासन को रिहर्सल करने का अवसर नहीं मिलेगा। प्रबंध इतने जबरदस्त हैं कि गंगा स्नान करने के बाद भक्तों ने कहा उन्हें पहले भीड़ का डर लग रहा था, लेकिन यहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। जो लोग किसी कारण से संकोच कर रहे हैं, उन्हें भी सारी शंकाओं को त्याग कर एक बार प्रयागराज जरूर आना चाहिए, महाकुंभ में डुबकी लगानी चाहिए। आश्चर्यचकित है ये, मतलब सोच से परे है। बहुत ही अच्छा दृश्य है। ऐसा हम लोग सोचे नहीं थे कि हम लोग को ऐसी सुविधा मिलेगी और हम लोग इतने आराम से नहा सके थे। जैसा मतलब हम लोग सुना है फिल्मों में मम्मी पापा से कि कुंभ में ऐसे भुला जाते हैं, ऐसे खो जाते हैं सब कोई, लेकिन ऐसे मोदी जी ने हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि मतलब हम लोग को जितना डर था वो हम लोग को आके निकल गया। सुने थे कि लोग वहाँ खो जाते हैं या बहुत लोग मिल जाते हैं ऐसा, बट फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा है, काफी अच्छा मैनेजमेंट है, काफी अच्छा। भक्ति भाव हर जगह हिलोरे मार रहा है और हृदय आनंद से गदगद है हमारा। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देख के यहाँ का माहौल अद्भुत अलौकिक माहौल है यहाँ का। मैं रिम्पी चिरानिया, मैं काठमांडू नेपाल से आई हूँ। नेपाल से आप आई हैं? इससे पहले कभी कुंभ में आई कि नहीं? नहीं, पहली बार आई हूँ। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ आके, पहली बार आई हूँ। पहला कुंभ मैंने स्नान किया है और बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम सब, हमारा सारा ग्रुप बहुत खुश है और बहुत ही ज्यादा सुविधा के साथ हम लोगों ने स्नान किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत मतलब नहा के संगम में बहुत खुश है। लेडीज के लिए व्यवस्थाएं हैं, मतलब बहुत अच्छी। बिहार से साथ बहुत लेडीज के लिए बहुत सुविधा हो गया है और बहुत अच्छा बंदोबस्त सब किया हुआ है। और मोदी जी दोनों की जय। अपने देश के लोगों का उत्साह आपने देखा। महाकुंभ में इस बार लाखों विदेशी श्रद्धालु भी आ रहे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आज पहले दिन कई विदेशियों ने संगम में स्नान किया और साधु संतों के दर्शन किए। कई फॉरेनर्स का कहना था उन्होंने अपने जीवन में ऐसा मेला, ऐसा इवेंट, ऐसी जगह कभी नहीं देखी। प्रयागराज के महाकुंभ में उन्हें जो अनुभव मिला वो अनूठा है। रशिया से आई एक विदेशी टूरिस्ट ने हिंदी में अपने अनुभव शेयर किए। नमस्ते, नमस्कार, हेलो, क्रिस्टीना इज हियर। आप कैसे हो?
Mera Bharat Mahan. So I came from Russia, but I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. I'm shaking because of the vibe of people, of holy place, of all the people who deep into holy Mama Ganga River. Thank you so much. I love India. Mera Bharat Mahan. My name is Krishna Priya. Also, Krishna Priya is my guru given name, but my name is Karen Newman, and I'm from Myrtle Beach, South Carolina, in the United States. I've been waiting to come. I'm 58. I've been waiting to come to this since I was 20 years old. So this is a big dream to come here. I feel so excited to just. Nowhere in the world can you do this. My name is Ilaria, and I come from Italy. In Kumbh Mela, yes, my first time. Not in India, but at Kumbh, it's first time. Very energetic experience. I came from Spain, Barcelona, Spain. For a long time about this first, and I always wanted to come at least once in my life to be here, and it's wonderful. Okay, my name is Anna. I come from Italy, and I think I have to go home and thinking, because there are a lot of things, lot of emotion, lot of colors, and I think We are coming from France. Basically, today is the first bath, and we are expecting that for more than 1 year now. We planned the trip 1 year ago, and finally it's now. This is my first time at Kumbh Mela, yes. Second time to India, but first time at Kumbh Mela. How do you feel that? Oh, it's wonderful. I feel very lucky, very fortunate to be allowed to be here. दुनिया भर से लोग आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, तो चुनौती बहुत बड़ी है। महाकुंभ के दौरान 50,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पीएसी की 27 और सीआरपीएफ की 52 कंपनियां तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की 15 और एसडीआरएफ की 6 टीमों के अलावा एनएसजी की 4 टीमें भी तैनात हैं। घाटों पर डाइवर्स तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने में दिक्कत न हो, इसलिए रास्ता बताने के लिए गाइड हैं। घाटों पर भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए क्राउड मैनेजमेंट के लोग लगे हैं। गंदगी न फैले, इसके लिए 10,000 से ज़्यादा सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है। इस बार कुंभ विशेष है। 144 साल बाद ऐसा योग बना है जो कुंभ को पूर्ण महाकुंभ बनाता है। मैंने महाकुंभ में जाने का प्लान बनाया है, आपको भी जाना चाहिए। जो लोग सनातन की शक्ति को देखना चाहते हैं, आस्था और विश्वास के संगम का दर्शन करना चाहते हैं, जो लोग असंभव को संभव होते हुए देखना चाहते हैं, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सरकारी तंत्र कितनी भव्य और कितनी दिव्य व्यवस्था कर सकता है, इसका प्रमाण देखना चाहते हैं, उन्हें प्रयागराज अवश्य जाना चाहिए। जो लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, अक्षम हैं या किसी कारणवश महाकुंभ में नहीं जा सकते, वो घर बैठे महाकुंभ की एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट ले सकते हैं। इंडिया टीवी ने महाकुंभ की 24 घंटे की कवरेज की व्यवस्था की है। महाकुंभ के अपडेट के लिए एक नया चैनल शुरू किया है। इस चैनल का नाम है इंडिया टीवी महाकुंभ 2025। इस चैनल को आप स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं। इसके ऐप को डाउनलोड करके आप महाकुंभ की लाइव अपडेट देख सकते हैं। महाकुंभ प्रयागराज, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब। महाकुंभ का अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं लाइव 24/7 इंडिया टीवी के स्मार्ट टीवी ऐप और यूट्यूब पर। इंडिया टीवी महाकुंभ चैनल डाउनलोड नाउ। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, बड़ी आसानी से आप कुंभ के दर्शन कर सकते हैं। 40 करोड़ लोगों का एक जगह पर आना, स्नान करना, साधना करना, ये वाकई में
एक ऐसा चमत्कार है, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्क इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे आज एक और चमत्कार हुआ जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग में 8,500 फीट की ऊंचाई पर 6.5 किलोमीटर लंबी टनल का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा आज उत्सव का दिन है और इस उत्सव में जम्मू कश्मीर के लोगों का जश्न भी शामिल है। आज का दिन बहुत ही खास है। आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। आज से ही प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। करोड़ों लोग वहां पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। आज पंजाब समेत पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की उमंग से भरा है। ये समय उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल जैसे कई त्योहारों का है। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों के मंगल की कामना करता हूं। साल का ये समय यहां वादी में चिल्लई कला का होता है। 40 दिनों के इस मौसम का आप डटकर मुकाबला करते हैं। और इसका एक और पक्ष है, ये मौसम सोनमर्ग जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए नए मौके भी लाता है। देश भर से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। कश्मीर की वादियों में आकर वो लोग आपकी मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांदरबल में सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। अब तक सर्दी का मौसम शुरू होते ही सोनमर्ग के साथ संपर्क टूट जाता था। सारे रास्ते बर्फ से ढक जाते थे, लेकिन ये टनल बन जाने से सोनमर्ग जाने का रास्ता हर मौसम में खुला रहेगा। सोनमर्ग हर मौसम में श्रीनगर से जुड़ा रहेगा। इस वक्त सोनमर्ग में टेम्परेचर -7 डिग्री है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। कल यहां बारिश भी हुई थी, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी टनल का उद्घाटन करने पहुंचे तो मौसम बिल्कुल साफ था, धूप खिली हुई थी। उद्घाटन समारोह में मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। कड़ाके की सर्दी के बाद भी सैकड़ों लोकल लोग उद्घाटन समारोह में पहुंचे। मोदी ने टनल बनाने वाले मजदूरों से मुलाकात की, टनल के भीतर जाकर मुआयना किया और इसके बाद गांदरबल में एक रैली हुई। इस रैली में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। उमर ने कहा, कश्मीर के साथ मोदी का पुराना नाता है। मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से जो भी वादे किए उनको पूरा किया। इसीलिए उनको उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देने का जो वादा किया गया था वो भी जल्दी ही पूरा होगा। वजीर आजम साहब, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था
कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए, आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा, और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम, मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उमर अब्दुल्ला को शुक्रिया कहा। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। ये मिलकर काम करने का नतीजा है। जम्मू में रेलवे डिवीजन बन गया, सोनमर्ग टनल बन गया, जोजिला की टनल का काम तेजी से चल रहा है, चेनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन गया। जम्मू कश्मीर में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, होटल और स्टेडियम बन रहे हैं। जम्मू की आबो हवा में रौनक लौट रही है। मोदी ने कहा कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा हुआ। जिस परियोजना का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी किया। जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात पर मोदी ने कहा, हर काम का एक वक्त होता है, सही समय पर यह वादा भी पूरा करेंगे। आज मैं एक बड़ी सौगात लेकर आपके एक सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 15 दिन पहले ही आपके अपने रेल डिवीजन का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। यह आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है। और मेरा तो हमेशा एक मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया। आज मोदी ने जिस सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया उसका टोटल प्रोजेक्ट लगभग 12 किलोमीटर लंबा है। इसकी लागत 2700 करोड़ रुपए है। इसमें इमरजेंसी के वक्त सुरंग से बाहर निकलने के लिए बनाई गई एक पैरेलल टनल और 7.5 मीटर चौड़ी एग्जिट रोड भी शामिल है। ये टनल बन जाने से सोनमर्ग तक आने का रास्ता हर मौसम में खुला रहेगा। सोनमर्ग की ये टनल लेह लद्दाख तक
ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाने के बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके तहत जोजिला में एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनाई जा रही है। जोजिला टनल पर काम तेजी से चल रहा है और बहुत जल्दी यह प्रोजेक्ट भी पूरा होगा। जोजिला टनल बन जाने से श्रीनगर से लेह की दूरी 49 किलोमीटर से घटकर 43 किलोमीटर रह जाएगी। इससे आम लोगों को सहूलियत होगी, सेना को भी फायदा होगा, क्योंकि जोजिला और सोनमर्ग टनल की मदद से सेना बहुत कम वक्त में टैंक, तोप और दूसरे साजो सामान कम वक्त में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचा सकेगी। सोनमर्ग में टनल बन जाने से लोकल लोगों में जबरदस्त खुशी है। उनको अब सर्दियों में अपना घर बार छोड़कर नीचे वाले इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। हर मौसम में टूरिस्ट सोनमर्ग में पहुंच सकेंगे, रोजगार बढ़ेगा। जिस तरह से गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, उसी तरह सोनमर्ग की बर्फीली वादियों में भी एक्टिविटीज बढ़ेंगी। लोकल लोगों ने इस बड़े काम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। हम पीएम मोदी साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं। ये फर्स्ट प्रधानमंत्री है जिसने कश्मीर में भी बहुत सारे दौरे किए, बहुत टाइम विजिट किया और हम शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री के। डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगी और टूरिस्ट भी विजिट करेंगे। जैसे कि 6 महीना बंद रहता था सोनमर्ग, अब तो 12 मंथ्स ओपन रहेगा। आज तो हमारे हिसाब से भी संक्रांत का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो आज जो ये 13 तारीख को ये टनल की शुरुआत होने चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लिए ये एक बहुत खुशी का इज़हार है। जैसा बच्चा माँ से पैदा होता है तो माँ बाप को खुशी है, ऐसे हम लोगों को आज इस चीज़ की खुशी है कि हम बेरोज़गार थे, हम 6 महीना बर्फ़ के नीचे दबे हुए रहते थे, तो अब हमारे 12 महीना हमें यहाँ रोज़गार मिलेगा। यहाँ टूरिस्ट का अब बढ़ावा होगा, यहाँ टूरिस्ट आएगा तो टूरिस्ट से यहाँ पे रोज़गार चलता है। बाकी यहाँ खेतियों में तो कुछ बनता नहीं है। मेरी उम्र कम से कम 40 साल है। ना ऐसा प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान में कभी था, ना कभी ऐसा आएगा। बड़ा फायदा टूरिज्म का बढ़ावा, होटल वालों को, घोड़े वालों को, हर एक को फायदा मिलेगा। आज हम इसके शुक्रिया अदा करने आए। जनता के रिएक्शंस आपने देखे, लेकिन आज जिस अंदाज में उमर अब्दुल्ला ने मोदी की तारीफ की, ये राहुल गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो कहा वो 100% सही है, क्योंकि पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर के हालात तेजी से बदले हैं, ये सबने देखा है। कश्मीर में 40 साल के बाद लोगों ने मल्टीप्लेक्स में जाकर फिल्म देखी, हॉस्पिटल बने, गांव-गांव तक सड़कें पहुंची, स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनी, कनेक्टिविटी के लिए हाईवे बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं। आम लोगों के जीवन पर इन सब का सीधा असर होता है और उन्हें यह सब दिखाई देता है। इसीलिए सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसीलिए इस बार के चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, रिकॉर्ड वोटिंग हुई और उमर अब्दुल्ला की सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। इसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। वैसे जम्मू कश्मीर भी दिल्ली की तरह यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। उमर अब्दुल्ला के पास भी उतने ही अधिकार हैं जितने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास। लेकिन केजरीवाल 10 साल से मोदी को सिर्फ गाली दे रहे हैं। एलजी ने कभी केजरीवाल के काम अटकाए। इस टकराव का खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर की चोट हुई। लेकिन आजकल तो दिल्ली में आप जानते हैं चुनावी माहौल है। आज मुख्यमंत्री आतिशी सिंह कालका जी सीट से नॉमिनेशन फाइल करने निकली थी, लेकिन पर्चा नहीं भर पाई। हो सकता है अरविंद केजरीवाल इसे भी बीजेपी की साजिश करार दें। असल में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज गाजे बाजे के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जुलूस लेकर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकली। आतिशी पहले कालका जी मंदिर गईं, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद गिरिनगर गुरुद्वारे गईं, वहां अरदास लगाई। गिरिनगर गुरुद्वारे से ही आतिशी का नॉमिनेशन जुलूस शुरू हुआ। आतिशी एक खुले ट्रक पर सवार होकर पर्चा भरने के लिए निकली। मनीष सिसोदिया उनके साथ थे। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। आतिशी के सपोर्टर्स को महाराजाना अग्रसेन मार्ग, गुरु रविदास मार्ग, नवजीवन कैंप, बाबा फतेह सिंह मार्ग, राजीव गांधी कॉलोनी होते हुए मां आनंद माई मार्ग तक जाना था।
इसके बाद आतिशी को पर्चा भरना था। कुल 3 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन ज्यादा जोश के चक्कर में एक गड़बड़ हो गई। पर्चा भरने का वक्त दोपहर 3 बजे तक होता है, लेकिन आतिशी का जुलूस 3 बजे तक रास्ते में अटका रहा। आतिशी को बताया गया कि वो आज नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने आज नामांकन को टाल दिया। आतिशी नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी की शिकायत करने तय वक्त पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गई। असल में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ मुख्य चुनाव आयोग से मिलने के लिए सब वहां पहुंचे थे। हालांकि चुनाव आयोग ने उन्हें कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया हुआ था, लेकिन केजरीवाल ने कहा उनकी पार्टी के कैंडिडेट के नॉमिनेशन का सवाल है, इमरजेंसी है, इसलिए आखिरी वक्त में उन्हें चुनाव आयोग ने मीटिंग का टाइम दिया। चुनाव आयोग के सामने केजरीवाल ने 3 इश्यूज रखे। पहला मुद्दा अवध ओझा के वोटर कार्ड का था। उनका वोट यूपी के ग्रेटर नोएडा में है। एप्लीकेशन देने के बावजूद उनका वोट पटपड़गंज ट्रांसफर नहीं हो पाया। हालांकि केजरीवाल की बात सुनने के बाद चुनाव आयोग ने अवध ओझा का वोट शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। केजरीवाल ने इस पर संतोष जाहिर किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं। एक अच्छी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज़ के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। तीसरा था कि खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है, तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज बंद की जाए। जब केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने खड़े होकर प्रवेश वर्मा को कोस रहे थे, उस वक्त प्रवेश वर्मा झुग्गी वालों को साथ लेकर केजरीवाल से सवाल पूछ रहे थे। असल में कल अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों में गए थे और झुग्गी वालों से कहा था अगर बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी की सरकार बनी तो झुग्गियों पर बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि शकूर बस्ती की जिस जमीन पर झुग्गियां बसी हैं उस जमीन का लैंड यूज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चेंज कर दिया है और चुनाव के बाद इन्हें तोड़ दिया जाएगा। हालांकि एलजी ने कल ही केजरीवाल के दावे को सफेद झूठ करार दिया था। आज प्रवेश वर्मा झुग्गियों में रहने वाले कई गरीब परिवारों को लेकर मीडिया के सामने आए। प्रवेश वर्मा ने कहा केजरीवाल की सरकार ने झुग्गी वालों से पक्के घर का पैसा तो ले लिया, लेकिन घर नहीं दिए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि शीला दीक्षित की सरकार ने गरीबों के लिए जो घर बनाए थे वो खाली पड़े हैं, लेकिन केजरीवाल ने 10 साल में एक भी गरीब को घर नहीं दिया। बार बार झूठ पर झूठ बोल बोलकर सारे दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वासियों का खून चूस रखा है। ये सारे लोगों ने 10 साल पहले दिल्ली सरकार में कोई किसी भाई ने 70,000 रुपया जमा कराया, किसी बहन ने 1 लाख रुपया जमा कराया कि हमको मकान मिल जाएगा, और आज तक इनको इनका घर नहीं मिला। 5 बंगलों को तोड़कर अपना शीश महल बनाने वाला व्यक्ति क्या गरीब लोगों को उसका हक का मकान नहीं देगा क्या? आज मैं एक और सच्चाई आपके बीच में लाना चाहता हूं कि दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल तोड़ रहा है। ये वो सारे कागजात हैं। प्रवेश वर्मा के साथ आए झुग्गी वालों ने भी अपना दर्द बताया। उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर, गहने बेचकर उन्होंने दिल्ली सरकार को घर के लिए पैसा दिया। वो बरसों से अपने घर के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। केजरीवाल से कई बार मिले भी, मिन्नतें की,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पहली बार 2013 में हम लोगों ने 2013 जुलाई में 13 जुलाई को पैसे हम लोगों ने जमा किए थे। बोला कि 3 महीने के अंदर आप लोग को मकान मिल जाएगा। 70,000 रुपये हम लोगों ने जमा किए थे, ड्राफ्ट बना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जमा किया ITO में जाके। केजरीवाल जी के दफ्तर को भी जनता दरबार लगा, वहाँ भी हम लोग कितने बार गए। हाँ जी हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने का टाइम मांगते रहे, कभी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोग की। केजरीवाल कहते रहे हम 2 महीने में दे देंगे, 3 महीने में दे देंगे, और अभी तक नहीं दिया कुछ भी। हम 8-10-14 साल से परेशान हैं बहुत ज्यादा। हम बहुत परेशान हैं, कैसे कैसे करके हम लोगों ने पैसा दिया है यह हम ही को पता है। जब तक चुनाव होगा दोनों तरफ से इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। हालांकि इस मामले में LG ने भी केजरीवाल को सख्त चेतावनी दी है। VK सक्सेना ने कहा शकूर बस्ती को लेकर केजरीवाल ने जो बयान दिया है वो सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल 27 दिसंबर को DDA की जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायक भी मौजूद थे। LG ने कहा जिस जमीन को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई वहां कोई झुग्गी है नहीं। केजरीवाल सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर वो झूठ बोलने से बाज ना आए तो DDA उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की DDA की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि LG ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। DDA ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही DDA ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं। 27 दिसंबर की मीटिंग में जिस रेलवे की जमीन का ट्रांसपोर्टेशन से रेजिडेंशियल में लैंड यूज चेंज करने का चर्चा हुई थी वह रेलवे की दूसरी खाली जमीन है जिस पर कोई भी झुकी नहीं है। उनको मेरी सलाह है कि वह तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें, वरना DDA उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अब इसका दूसरा पक्ष सुनिए। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा अरविंद केजरीवाल LG की धमकियों से नहीं डरते। केजरीवाल ने जो कहा सच कहा। बीजेपी की सरकार आई तो झुग्गियों पर बुलडोजर चलेगा। कल शाम को LG साहब ने एक बयान जारी किया कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दस्तावेज बिल्कुल साफ है। DDA की मीटिंग हुई, लैंड यूज चेंज हुआ, तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ पकड़ा गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गियों में जाते हैं, कहते हैं प्रवास कर रहे हैं, वहां पे लोगों के साथ खाते हैं, चाय पीते हैं, बच्चों के साथ कैरम खेलते हैं और कुछ ही महीनों में जाके उन सब झुग्गियों को तोड़ देते हैं। सुंदर नगरी की झुग्गी में यही हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक झुग्गी विरोधी पार्टी है, एक गरीब विरोधी पार्टी है और झुग्गी तोड़ने के अलावा उन्होंने आज तक दिल्ली के झुग्गी वालों के लिए कोई काम नहीं किया। केजरीवाल की एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस बार कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। आज कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। संदीप दीक्षित ने कहा केजरीवाल झुग्गी वालों को 10 साल से मूर्ख बना रहे हैं। पक्का घर देने का वादा करके झुग्गी वालों का वोट तो ले लेते हैं लेकिन कभी उनकी चिंता नहीं करते। संदीप दीक्षित ने कहा अगर केजरीवाल को झुग्गी वालों की फिक्र होती तो 10 साल में एक बार तो उनके लिए धरना देते। LG साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये फिर से केजरीवाल के झूठ को पकड़ता है। केजरीवाल साहब इतना क्यों गुमराह करते हैं, इतना क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर सही में आपने झुग्गियों के कल्याण के लिए कोई काम किया होता तो इस तरीके के झूठ बोलने की आपको जरूरत नहीं थी। मैं एक और इनसे सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से पूछता हूं। आज से 10 साल 12 साल पहले जब शीला जी नई दिल्ली से चुनाव लड़ती थी उस समय और उसके कुछ समय पहले से वहां करीबन 40 से 50 हजार या 35 से 45 हजार, मुझे ठीक से नंबर नहीं याद है, हमारे यहाँ झुग्गी क्लस्टर का वोटर था नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज मुश्किल से शायद 7-8 हजार बचा होगा। कहाँ गई हैं झुग्गियाँ? कहाँ गए हमारे झुग्गी वासी? कहाँ गया केजरीवाल का कल का तेवर कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर एक भी झुग्गी उठाई गई? तो पिछले 10 साल में क्यों नहीं इस्तीफा दिया? आज दिल्ली हाईकोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को फटकार सुननी पड़ी। हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार ने जिस तरह CAG रिपोर्ट पर विचार करने में देरी लगाई उससे
केजरीवाल की ईमानदारी पर संदेह होता है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट को तुरंत विधानसभा स्पीकर को भेजना चाहिए था और उस पर चर्चा शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह गलत है। कोर्ट के इस कमेंट को बीजेपी ने इशू बनाया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल ने अपने करप्शन को छिपाने के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ किया और अब अपने झूठ को छुपाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यह एक बड़ी विचित्र बात है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपने सरकार के कार्यों की आर्थिक समीक्षा को न सिर्फ होने देते नहीं देते, नकारते हैं और सदन के पटल पर रखना नहीं चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन यूज किया है। दिल्ली की सरकार सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से कदम पीछे खींच रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। करीब अक्टूबर के महीने से लेकर आज तक तकरीबन 1 दर्जन सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट्स हैं दिल्ली सरकार की, जिसे कि दिल्ली के विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है। दिल्ली के विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने 11 जनवरी को, इसी 11 जनवरी 2025 को यह कहा है, देयर इज नो यूज ऑफ टेबलिंग द रिपोर्ट्स। इससे यह साफ हो जाता है कि ये एनार्किस्ट तो है ही। अब आम आदमी पार्टी की सरकार में संवैधानिक आपदा भी है। जो आपका संवैधानिक कर्तव्य है उसका आप जवाब देने से कब तक बचने का प्रयास करते रहेंगे, यह मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं। तो जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी सदन के पटल पे बोला था, जब उनसे जवाब पूछे जाते थे कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली, मगर ये तो खामोश रहने वाले हैं ही नहीं, ये तो हल्ला मचाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज केजरीवाल जी जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो शायद ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये बवाल, जो रोज आकर कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। 100 जवाबों से अच्छा है मेरा ये बवाल, ताकि आर्थिक घोटाले के हर पहलू से बचते रहें केजरीवाल। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल है। एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, तीसरा मुस्लिम वोटर इस बार टैक्टिकल वोटिंग करेगा। जो बीजेपी को हराने की पोजीशन में होगा उसी कैंडिडेट को वोट देगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए 2 एडवांटेजेस हैं। एक, जिनको मुफ्त बिजली पानी मिलता है वो केजरीवाल को बदलने का रिस्क नहीं लेंगे। दूसरा, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के लिए कोई नाम, कोई चेहरा नहीं है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती, वाकई में पिछले 25 साल से बीजेपी के पास दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई फेस नहीं है। आपको याद है, दिल्ली वो पहला राज्य था जहां बीजेपी ने अपनी पहली सरकार बनाई थी। अब 15 साल कांग्रेस और 10 साल केजरीवाल के राज के बाद बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी लोकसभा में 7 की 7 सीटें जीतती है, नरेंद्र मोदी के नाम पर जिसे वोट पड़ते हैं, वो विधानसभा में बुरी तरह कैसे हार जाती है। केजरीवाल ने इस वैक्यूम का पूरा फायदा उठाया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की लीडरशिप में बने इंडिया अलायंस को झमेला करार दिया है। संजय राउत ने शिवसेना के अखबार सामना में लिखा, ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस एक मुसीबत बनकर रह गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यह समझने को तैयार नहीं है कि वो अकेले बीजेपी से नहीं लड़ सकती, उसको सहयोगी दलों का साथ चाहिए और सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस को तालमेल बनाए रखना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अपने सहयोगी दलों के वोट में सेंध लगाकर उनको कमजोर करने की कोशिश करती है। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस या तो अलायंस को बचाने की पहल करे या फिर किनारे हो जाए और ममता बनर्जी जैसे किसी नेता को गठबंधन का नेतृत्व सौंप दे। लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन बना, मैं ये नहीं मानता हूँ। जरूर लोकसभा चुनाव के लिए बना था, हम चुनाव अच्छी तरह से लड़े और मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी का बहुमत खिसकाने का काम हमने किया, ये हमारा विजय रहा। उसके बाद इंडिया आघाड़ी की कोई बैठक नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की है। आज जो इंडिया ब्लॉक में है उनमें से बहुत से ऐसे मेंबर है जिसने हमारे साथ एनडीए में काम किया है, तो हमको अनुभव है उस वक्त किस तरह से काम होता था। यही तरीका अपनाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए बस, और हम कुछ मांगते नहीं, बातचीत और डायलॉग होना चाहिए एक दूसरे के साथ। बड़ी बात है कि कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं कि इंडिया अलायंस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। कांग्रेस के सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा 6-7 महीने से अलायंस पार्टनर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई, ये ठीक नहीं है। हालांकि वर्षा गायकवाड़ ने यह भी कहा कि कांग्रेस को हमेशा अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहा है और पार्टी बहुत जल्द अलायंस पार्टनर के साथ मीटिंग करेगी। सही कहा उन्होंने कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, महत्वपूर्ण अंग है इंडिया अलायंस को एक साथ रखने वाला। तो बिल्कुल हम जो आप बात कर रहे हैं वो मुझे भी लगता है कि पिछले बार भी जो कोशिश हुई है, अधिवेशन में कोशिश हुए, उसके बाद आपको पता है कि हमारे जो है हमारे देश के पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी का दुखद निधन हुआ था। उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं थे, फिर उसके बाद हमारा बीच में सेशन हुआ था। तो अधिवेशन होके ख़त्म होके अभी ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल इसके ऊपर सोचा जाएगा और हमारी भी कोशिश यही है कि इंडिया अलायंस एक साथ रहे, मजबूती से रहे। एंटी मोदी मोर्चे में आग लगी है और बीजेपी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि विरोधी दलों के नेता सत्ता के लालच में साथ आए थे, सत्ता मिली नहीं, इसलिए अब कांग्रेस से पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं। मैं भी दूरबीन लेके ढूंढ रहा हूं, अपने क्षेत्र पटना में हूं तो अलायंस कहां है या देखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, स्वार्थ के आधार पर बना हुआ अलायंस कभी चल नहीं सकता। अहंकार और ईगो के बिना पर चलना हुआ कभी चल नहीं सकता। कांग्रेस दावा छोड़ेगी नहीं और बाकी लोग कह रहे हैं कि तुम अपने आज की हैसियत को देखो। क्या ममता जी हैं, क्या अखिलेश है, कांग्रेस देखने को तैयार नहीं है। तो बस वही पुरानी जमींदारी, हम जमींदार थे तो रहे जमींदार। अब ये देश मोदी जी के साथ है, भाजपा एनडीए के साथ है। ये बिल्कुल साफ है कि उद्धव ठाकरे अपनी हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मान रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस से टकरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज ही उमर अब्दुल्ला ने दिखा दिया कि इंडिया अलायंस पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी ने तो लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था। असल में इस अलायंस का यह हश्र क्यों हुआ, इसे समझने के लिए इंडिया अलायंस के छोटे से इतिहास को याद करने की जरूरत है। कहने को तो यह अलायंस मोदी को हराने के लिए बनाया गया था, पर असलियत में इस अलायंस में शामिल हर पार्टी का अपना एजेंडा था। ओरिजिनल आइडिया लालू यादव का था। वो नीतीश कुमार को मोदी विरोधी मोर्चे का कन्वीनर बनाकर दिल्ली भेजना चाहते थे ताकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो जाए। नीतीश को कांग्रेस ने उड़ा दिया। नीतीश ने कांग्रेस की वजह से अलायंस छोड़ा। कांग्रेस ने अपना फायदा देखा। कांग्रेस चाहती थी गठबंधन की कमान और कंट्रोल उसके हाथ में रहे और यह अलायंस राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने का बेस बने। अब यह सही है कि जब इतने सारे दल इकट्ठा हुए थे तो बीजेपी के नेता घबराए थे। उन्होंने भी अपनी एनडीए पार्टनर्स को इकट्ठा करके डिस्प्ले किया था। फिर जब विरोधी दलों के अलायंस का नाम इंडिया रखा गया तो भी बीजेपी को चिंता हुई। इंडिया नाम को अटैक करना मुश्किल था। कैसे कहते कि इंडिया परिवारवादी है, कैसे कहते कि इंडिया अवसरवादी है, तो मोदी ने इसे इंडिया अलायंस का नाम दे दिया। मुझे याद है कि कांग्रेस के लोग मीडिया से शिकायत करते थे कि हमारे अलायंस को आप लोग इंडिया क्यों नहीं कहते। अब जरा सोचिए, अगर हमने इसे इंडिया के नाम से पुकारा होता तो क्या आज हम ये कहते कि इंडिया बिखर गया, इंडिया टूट गया, इंडिया में दरार पड़ गई। तो अच्छा ही हुआ कि हमने इसे इंडिया अलायंस कहा। इस अलायंस के टूटने से सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को होगी। राहुल गांधी फिर से अकेले हो गए हैं। उन्हें फिर से लॉन्च करने के लिए अब कांग्रेस को फिर से कोई नया लॉन्चिंग पैड ढूंढना पड़ेगा। गुजरात के जामनगर और द्वारका में आज बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। द्वारका के ओखा में समंदर के किनारे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की जमीन पर जो मजार बनी थी और दूसरी इमारतें बनी थी उन्हें जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये सभी स्ट्रक्चर्स
सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे। ये इलाका नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को गिराना ज़रूरी था। इसके अलावा आज जामनगर के पिरोटन आइलैंड पर भी सरकारी ज़मीन पर बनी मज़ार को गिरा दिया गया। पिरोटन आइलैंड के पास 5 सिंगल पॉइंट बोरिंग्स हैं, जहां से देश की करीब 60% कच्चे तेल की सप्लाई होती है। जामनगर के एसपी ने कहा कि पिछले कुछ वक्त में ये कोस्टल एरिया कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियों का सेंटर बनता जा रहा था, जिससे नेशनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा था, इसलिए ये एक्शन लेना पड़ा। जामनगर के ऐतिहासिक पिरोटन टापू जो कि देश की सुरक्षा, एनर्जी सुरक्षा की दृष्टि से और देश की जो राष्ट्रीय सीमाओं हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के धार्मिक जो अवैध निर्माण बन गए थे, अतिक्रमण हो गया था, उस अतिक्रमण को वन विभाग के साथ मिलके और हटाया गया है। और लगभग 9 के आसपास धार्मिक वहाँ पे दबान थे और 4000 वर्ग मीटर के आसपास जो जगह है उसको खुली करवा दी गई है। और ये जो पिरोटन जो टापू है वो मरीन नेशनल पार्क का हिस्सा है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का गैर कायदेसर अवैध निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद वहाँ अवैध निर्माण कार्य कर लिया गया था। गुजरात में समंदर के किनारे बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके मज़ारें बना दी गई, मस्जिदें खड़ी कर दी गई और ये इलाके ड्रग्स और हथियारों के स्मगलर्स की पनाहगाह बन गए। इसलिए इन इलाकों में सफाई अभियान चल रहा है, इसका स्वागत होना चाहिए।